हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्न का जीके जीएस का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है काफ़ी विस्तार से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है। दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? क्या लेटेराइट मृदा पाया जाता है? बिल्कुल गलत। लाल मृदा भी नहीं पाया जाता है, काली मृदा भी नहीं पाया जाता है। तो अलुवियल मृदा, क्योंकि दोस्तों अलुवियल मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। आपको याद रखना होगा, जलोढ़ मृदा पूछे क्या होता है? जल के द्वारा लाई गई मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। और ये जलोढ़ मृदा दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है नया और एक होता है पुराना। नया जलोढ़ को दोस्तों हम लोग नया जलोढ़ को पूछेगा हम लोग किस नाम से जानते हैं? नई जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को पूछेगा हम लोग क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और दोस्तों, जलोढ़ मृदा को बिहार में दियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है बिहार में। आपको याद रखना है। काली मृदा से आपको याद रखना है, इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता है और स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है। तो आप सोचिए कि अगर आपको दोस्तों क्या मिले गया? हीरा, तो आप महान हो जाइएगा, पैसा वाला हो जाइएगा। तो महान से याद रख लीजिएगा, महानदी पर है। कहाँ पर है भैया? महानदी पर है। अच्छा, जब महान हो जाइएगा तो लोग कहेगा कि इसका जो पैर है ना, ज़मीन में नहीं आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? उड़ता है। उड़ता से याद क्या रख लेना? उड़ीसा। क्या याद रखना है? उड़ीसा। पूछेगा कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर है। किस जगह है? तो उड़ीसा के महानदी पर है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी बताता हूं दोस्तों। आपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम सुना होगा गुप्त वंश में, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी पूछेगा कहाँ बनाया था? तो अपना राजधानी दोस्तों कहाँ बना लिया था? तो आपको बताना है उज्जैन बनाया था। कहाँ बनाया था? उज्जैन बनाया था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, प्राचीन में दोस्तों उज्जैन को अवंती या अवंतिका कहा जाता था। ये भी याद रखना है। प्राचीन में उज्जैन का क्या नाम था? अवंती या अवंतिका ये दोनों नाम प्राचीन में किसका था? उज्जैन का था। आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है कि दोस्तों उज्जैन में दोस्तों एक मंदिर है, नागचंदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? नागचंदेश्वर मंदिर, जो साल में केवल एक बार खुलता है। उज्जैन का पूछेगा ऐसा कौन सा मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है? तो आपको क्या बताना है? नागचंदेश्वर मंदिर। क्या बताना है? नागचंदेश्वर मंदिर। और आपको तो अभी दोस्तों अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि कुंभ मेला के बारे में आपने जाना होगा। कुंभ मेला पूछेगा कहाँ कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है। इस बार 2025 में पूछेगा कहाँ लगा है? तो आपको बताना है प्रयागराज में लगा हुआ है कुंभ का मेला। आपको ये बात याद रखना है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। आप लोग गए हैं कि नहीं कुंभ? जाइए घूम फिर कर आइए, क्या पता आप भी लोग वायरल हो जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दोस्तों दो जगह का नाम पूछ लेता है आपसे कि कुल्लू और मनाली।
कुल्लू मनाली कहेगा कि किस शहर में है, तो कुल्लू मनाली आपको याद रख लेना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी HP में है, आपको ये बात याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का दोस्तों मैं आपको दर्रा बताता हूँ, क्या बताता हूँ, दर्रा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, फटाफट आप लोग नोट करते चलिए। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारालाचला दर्रा, ये सब दर्रा पूछेगा कहाँ है, तो आपको क्या बता देना है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बारालाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, तो आपको क्या बता देना है, हिमाचल प्रदेश बता देना है। ऑप्शन नंबर बी के, फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का पिता, हरित क्रांति जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद भारत में सबसे बड़ा समस्या था कि कृषि क्षेत्र को बढ़ाना। तो कृषि क्षेत्र के विकास करने के लिए दोस्तों सरकार ने हरित क्रांति पर बल दिया। और ये हरित क्रांति दोस्तों 2 चरण, हरित क्रांति का पिता पूछेगा किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के पिता अगर विश्व में पूछेगा, विश्व में पूछेगा, तो आपको बताया नॉर्मन बोरलॉग, क्या बताना है, नॉर्मन बोरलॉग बता देना है। अच्छा, जब पूछ लेगा कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसको कहते हैं, तो भारत में हरित क्रांति का पिता हम लोग किसको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। किसको कहते हैं, MS स्वामीनाथन को कहते हैं। इसको भारत में कहते हैं, इसको भारत में कहते हैं, आपको ये बात याद रखना है। हरित क्रांति टोटल पूछे कितना बार किया गया था, 2 बार किया गया था। पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कृषि से है। किससे है, कृषि से है, आपको ये बात याद रखना है। अब पहले हरित क्रांति पर चावल फिर गेहूं के उत्पादन पर बल दिया गया था, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो क्षेत्रफल के मामले में आपको 7 देश आपको याद रखना है। भारत का पूछेगा स्थान कितना है, तो दोस्तों भारत जो है ना क्षेत्रफल के मामला में 7वां नंबर पर है। कितना नंबर पर है, 7वां नंबर पर है। 1 नंबर में पूछेगा कौन है, तो आपको बताना है रूस। क्या बताना है, रूस बताना है। और उसके बाद में क्या बताना है, कनाडा बताना है। रूस, कनाडा, चीन, USA यानी अमेरिका, रुक, चीन, भारत, आपको ये याद रखना है। तो USA फिर हो गया, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। तो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों भारत सबसे बड़ा राज्य है। और भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कितना घुमा के पूछा है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। तो दोस्तों भारत से बड़ा दोस्तों क्या नहीं है, तो भारत से बड़ा यही ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि इंडोनेशिया नहीं है, कौन नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इंडोनेशिया को याद रखना है, इसकी राजधानी पहले कहाँ हुआ करता था, जकार्ता हुआ करता था। और इंडोनेशिया के बारे में याद क्या रख लेना है दोस्तों, इंडोनेशिया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश पूछेगा कौन है, तो आपको क्या लगा देना है, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी सब जानता है, गंगा नदी है। कौन सा नदी है, गंगा नदी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब बात जब भी होता है गंगा नदी का, तो मैं आपको गंगा नदी से और भी प्रश्न बताता हूँ। ये पूछेगा कि कहाँ गंगा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड के, क्या याद रखना है, उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला, क्या रखना है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेशियर के पास, कहाँ,
यहीं पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के पास में दोस्तों एक जगह है जिसको हम लोग गौमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? गौमुख कहते हैं। तो यहीं से गंगा नदी निकलती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिख दिया है, निम्नलिखित में भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के गौमुख क्षेत्र से निकलती है। आपको मैंने गंगा नदी के बारे में पूरा डीपली जानकारी दे दिया। अच्छा, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों जो ये गंगा नदी है भारत के, ये 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है। और आपको याद रखना है उत्तराखंड, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य से गंगा नदी गुजरती है। जैसे मैं याद रखता हूँ आप भी लोग वैसे याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है इसी प्रश्न को। और आपको क्या याद रख लेना है दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आपको ये बात याद रखना है। सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो आपको बताना सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ये बात याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी डिस्कशन के साथ शानदार जानदार प्रश्न लाते रहता हूँ प्रीवियस ईयर का। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालने में आपको बहुत सहायता प्रदान होगा, निकल ही जाएगा अगर ऐसे टाइप के प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो। चलिए रोज क्लास का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाता है इतिहास की दुनिया 99 चैनल टेलीग्राम चैनल पर, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है लिंक, आप वहाँ से भी जा सकते हैं पीडीएफ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन जो है दोस्तों, वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 74वां पूछेगा, 74वां तो नगर निगम, 74वां आपको क्या बताना है? नगर निगम बताना। 73वां पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय प्रणाली का होना चाहिए। पूछेगा कि यह सुझाव कौन दिया था? त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव पंचायती राज में कौन दिया था? तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता। क्या बताना है? बलवंत राय मेहता बताना है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए, तब आपको बताना है अशोक कमेटी। क्या बताना है? अशोक कमेटी। इन्होंने कहा था कि पंचायती राज जो है इसको 2 ही स्तर में बांटा जाए, लेकिन त्रिस्तरीय ढांचा में कौन बांटने की बात कहा था? तो बलवंत राय मेहता ने कहा था। दोस्तों भारत में पहला पंचायती राज पूछेगा कहाँ लगा था? तो आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिला में पहला पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। ये 73वां संविधान संशोधन के तहत आता है, ये भी बात आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, किस अनुसूची में जब पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र है, तो अनुसूची दोस्तों टोटल 12 होता है। तो कितना होता है? पहले 8 गो था, अब 4 गो बढ़ गया है, टोटल 12 हो गया है। इनमें से जो 11वां अनुसूची है दोस्तों, 11वां अनुसूची, इसी का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपको क्या बताना है? पंचायती राज से है। प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? नागरिकता अधिनियम पूछ रहा है कि कब लागू किया गया है। नागरिकता अधिनियम जो दोस्तों पास हुआ गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? अगर दोस्तों भाग पूछे तो आपको बताना भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। ठीक। अगर पूछेगा किस आर्टिकल में नागरिकता के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के, तब आपको बताना है आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से
11 आर्टिकल 5 से 11 का संबंध पूछेगा किससे है, तो नागरिकता संबंधित से, आपको ये बात याद रखना है। और एक भारतीय संविधान पूछता है कि कैसा नागरिकता देता है, तो बताना है कि भारत का जो संविधान है दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आपको इंग्लैंड बताना है। क्या बताना है, ENG इंग्लैंड से लिया गया है, आपको ये बात याद रखना है। अभी तक दोस्तों नागरिकता अधिनियम में टोटल 6 बार छेड़छाड़ किया गया है, टोटल 6 बार संशोधन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम में कुल कितना बार संशोधन किया गया है, तो 6 बार आपको आंसर याद रखना है। कितना बार, 6 बार प्रश्न पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और इसका स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू था। आपको ये बात याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, मतलब सबसे कम दिन तक कौन सा राष्ट्रपति अपने पद पर रहा था। तो आपको याद रखना है, भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति अगर बोले तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, R प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद था। इसका ट्रिक भी होता है, राजू की राधा जाकर गिली फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर के रमाशंकर नारायण के कलम से प्रतिभा निकली प्रणब के साथ। प्रणब के बाद तो पता है कौन कौन बना है, तो इसका एक ट्रिक होता है। तो पहले राजू की राधा, तो पहले याद रख लीजिएगा, पहला राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, राजू से राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति पूछेगा कौन है, तो राधा से याद रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देश के सेकेंड राष्ट्रपति हुए। और जाकर गिरी, तो आपको याद रखना है, जाकर से जाकिर हुसैन, ये देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जाकिर हुसैन दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बना, तब आपको क्या बताना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बना। आपको ये बात याद रखना है। और दोस्तों इनका जो मृत्यु है दोस्तों कार्यकाल में ही हो गया था। जब ये पद पर रहने के दौरान ही इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। आपको ये बात याद रखना है। अगर इनका कार्यकाल पूछ ले, ये कब से कब तक राष्ट्रपति के पद पर रहा था, तो 1867 से 1869 के आसपास में रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है। दोस्तों राजतरंगिणी एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में दोस्तों हमको कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। किसका इतिहास का पता चलता है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक से हमको कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। और यह किताब का लेखक पूछेगा कौन है, कौन लिखा है, तो आपको बताना कल्हण और बिल्हड़। क्या बताना है, कल्हण और बिल्हड़, ये दोनों आदमी मिल करके के लिखा था। ज़्यादातर ऑप्शन में दोस्तों क्या रहता है, कल्हण रहता है। इस राजतरंगिणी में टोटल 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर, जिसमें अकेले 4 चैप्टर को लिखने का काम कौन किया है, यही कल्हण किया है। और 2 चैप्टर को पूछेगा कौन लिखा है, तो यही बिल्हड़ लिखा हुआ है। और इनसे ये पता चलता है, कश्मीर का इतिहास पता चलता है। और कश्मीर को पूछेगा कि कौन जीता था दोस्तों, कनिष्क ने जीता था। और वहाँ पर दोस्तों कश्मीर को कनिष्क ने जीता था, और वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर को बसाया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो दूसरा बौद्ध संगीति पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया था। तो बौद्ध संगीति का मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ कि बौद्ध संगीति का आपको ट्रिक याद रखना स्थान का, तो रावे पाकू आप याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए, रावे पाकू। दोस्तों रा से राजगृह, तो ये प्रथम राजगृह क्या था, प्रथम बौद्ध संगीति था। अब वैसे वैशाली क्या है, ये दूसरा बौद्ध संगीति था। क्या था, दूसरा बौद्ध संगीति। यही नहीं पूछ रहा है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी। तीसरा अगर पूछ लेता, पा से पाटलिपुत्र, ऑप्शन में तो नहीं है पाटलिपुत्र।
चौथा पूछ लेता कु से कुंडलवन, कभी कभी कुंडलवन में नहीं रहता है, क्या रहता है, कश्मीर रहता है। याद रखना, कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया, कश्मीर में पड़ता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे एक रात के नाम से जाना जाता है। एक रात के नाम से भैया हम लोग किसको जानते हैं, तो एक रात के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, महापद्मनंद को जानते हैं। किसको जानते हैं, महापद्मनंद। यह नंद वंश का संस्थापक था। कौन था, यह नंद वंश का संस्थापक था। कौन था, महापद्मनंद। और इसी महापद्मनंद का पुत्र पूछेगा कौन था, धनानंद था। कौन था, धनानंद। ये धनानंद जो था दोस्तों, ये धन का लालची था। क्या था, धन का लालची था। और इसके बारे में एक प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जेंद्रमीज के नाम से पूछेगा। हम लोग किसको जानते हैं, धनानंद को जानते हैं। इसी के कार्यकाल में दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। आपको ये बात याद रखना है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, पूछेगा उस समय राजा कौन था, किस नंदवंश के राजा शासन कर रहा था, तो यही धनानंद कर रहा था। और सिकंदर को हराया गया था। कौन हराया था, कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर गद्दी पर बैठा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की भैया प्रमुख विशेषता क्या था। आज से आप सोच सकते हैं कि 3100 साल पहले, कितना, 3100 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, वहाँ का लोग का जीवन दोस्तों शहरी था। क्या था, शहरी था। और अभी आप देखिए कि रोड पर जब आप निकलते हैं तो कितना सारा रोड पर कचरा रहता है, नाला है, प्रॉपर नाला नहीं है। उस ज़माने में दोस्तों नाले को पूरी तरह से ढक दिया जाता था, उनकी सफाई किया जाता था। घर के किचन का जो नाला हुआ करता था उसको घर से जोड़ करके रखा करता था। उस ज़माने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी था। और उस ज़माने में लोग डस्टबिन का प्रयोग करता था, लेकिन अभी तक इतना सुधार नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था दोस्तों, ये लोग शहरी था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग दोस्तों और किस नाम जानते हैं, कांस्ययुगीन की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन की सभ्यता भी कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और सिंधु वासी ने ही सर्वप्रथम दोस्तों कपास को उगाया था। सिंधु वासु ने सर्वप्रथम किसको उगाया था, कपास को उगाया था। आपको ये बात याद रखना है। और ये लोग सिंधु वासी जो था दोस्तों, ये लोग लोहा से परिचित नहीं था। किससे परिचित नहीं था, लोहा से, ये अज्ञान था। आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, यह पूछेगा किस नदी पर बसा है, तो सिंधु नदी पर बसा है। चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, निम्नलिखित में कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है। तो भूमध्य रेखीय फसल दोस्तों हम लोग कहते हैं खट्टे फल की कृषि को कहा जाता है। और भूमध्य रेखीय फसल क्या हो जाएगा, यहाँ रबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रबर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। रबर का सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कौन करता है, तो थाईलैंड करता है। कौन करता है, थाईलैंड करता है दोस्तों। थाईलैंड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। क्वेश्चन पूछेगा किसको कहा जाता है, तो इसी थाईलैंड को कहा जाता है। और नारियल से आपको याद रखना है दोस्तों, नारियल में पूछेगा कौन सा उत्तक पाया जाता है। नारियल में दोस्तों जटिल उत्तक पाया जाता है। कौन सा उत्तक पाया जाता है, जटिल उत्तक पाया जाता है। नारियल का पूछेगा हम लोग क्या खाते हैं, आपको बताना, भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं दोस्तों। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग इनको ध्यान से देखिए। नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं दोस्तों। नारियल जो है, नारियल, इस नारियल के बारे में आपको क्या रख लेना है दोस्तों, इसको हम लोग स्वर्ग का पेड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ग का पेड़ भी कहते हैं। और ये नारियल सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा कहाँ होता है, तो भारत में दोस्तों अगर सर्वाधिक पूछे तो केरल में होता है, विश्व में पूछे तो इंडोनेशिया में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न। 97 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एल्युमिनियम के अयस्क का महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा, तो बॉक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्साइड इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लेड दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं, सीसा को कहते हैं। किसको कहते हैं, सीसा को कहते हैं। और सीसा का अयस्क पूछेगा, लेड का अयस्क पूछेगा, तब आपको क्या बताना है, सिनेबार बताना। क्या बताना है, सिनेबार बताना है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, सिनेबार बताना है, आपको याद रखना है। चूना पत्थर, इसी को दोस्तों हम लोग खड़िया, चौक,
खल्ली, इसी का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सरहिंद नगर किस नदी पर स्थित है? तो सरहिंद नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उपापचय क्या है? दोस्तों उपापचय क्या है आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है उपापचय जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? उड़ीसा। क्या रखना है? उड़ीसा। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। आपको ये बात याद रखना है। और झारखंड में दोस्तों क्या है? कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सिंगरौली। आपको याद रखना है, सिंगरौली क्षेत्र पूछेगा किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ये कोयले से संबंधित है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। राजस्थान में आपको याद रखना है खेतड़ी देवड़ी। खेतड़ी और देवड़ी ये दोनों तांबे के लिए फेमस है। किसके लिए है? तांबे के लिए फेमस है। कर्नाटक में दोस्तों है कोलार की खान। क्या है? कोलार की खान है। यह यहाँ से हीरा निकलता है। क्या निकलता है? पूछेगा कोलार की खान किसके लिए फेमस है, तो हीरा निकालने के लिए फेमस है। आपको ये बात याद रखना है। क से कर्नाटक, क से कोलार याद रखना है। KGF फिल्म में आपने देखा होगा, KGF फिल्म में यही कोलार की खान से हीरा निकलता है, आपने देखा होगा। दोस्तों ये रहा आज के 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इन सारे प्रश्नों का मैंने आपको काफ़ी गहराई के साथ विस्तारित से जानकारी दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी आप सीखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF दोस्तों आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल ITIHAS इतिहास KI इतिहास की DUNIYA इतिहास की दुनिया 99। और यहाँ से जाकर के वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है भैया लिंक, उस पर क्लिक कीजिए, सीधा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चल जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।